नमस्कार दोस्तों, आज हम आईएमएफ की सीरीज का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आईएमएफ की उस फॉर्मेशन कब से हुआ था, उसकी स्थापना कब से हुई थी, उसके बारे में और उसके जो मेंबर कंट्री है उसके बारे में बात की थी। उसके मेंबर कंट्री कौन कौन बन सकते हैं और किस तरह से बन सकते हैं। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि એના ઉદ્દેશ્ય શું છે અને એનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે એના વિશે આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એનો ઉદ્દેશ્ય જોઈએ તો સભ્ય દેશો વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સહકારને પ્રોત્સાહન આપવું મળી રહે। जो IMF है उसका पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उसके मेंबर कंट्री जो है वो मेंबर कंट्री के बीच में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बन जाए। यानी कि अगर इंडिया और यूएसए तो ये दोनों कंट्री कैसे तो ये दोनों कंट्री अलग हैं, और लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये दोनों क्या है तो ये मेंबर कंट्री है। तो ये दोनों के बीच एक कॉरपोरेशन बन जाए और वो दोनों के बीच ऐसा कॉरपोरेशन बने कि जिससे इनकी बिजनेस ट्रेड है उसको बेनिफिट रहे। ये तय करना एक ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। उसके एना पछी बीजू है कि विश्व विविध देशों वच्चे आंतरराष्ट्रीय व्यापार सरल बने व्यवस्था सर्जन करूँ। दुनिया के अलग अलग कंट्री है उसके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड है वो इजीली हो सके, ऐसी क्या करना है, ऐसी सिस्टम खड़ी करनी है। किसको खड़ी करनी है तो क्या आईएमएफ को है, वो एक ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव डिवेल्युएबल है, या तो हम उसको अवमूल्यन कहिए छे आपणे, बराबर। तो डिवेल्युएशन क्या है तो क्या हमारे भारत का रुपया अगर यूएस के रुपये से उसकी वैल्यू घट जाए, दूसरी तरह से कहे तो भाई $1 बराबर पहले 50 रुपये होते थे, अब $1 बराबर 70 रुपये हो जाएंगे, यानी એટલે કે $1 बराबर 70 रुपया થઈ જશે। तो શું થશે એનું डिवेल्युएबल, बराबर, तो એને અવમૂલ્યન કહીશું, बराबर। तो जो ये डिवेल्युएबल है पहले बहुत होता था, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई हम यहाँ के लोग अगर दूसरे देशों में से कुछ चीज़ें उनको इंपोर्ट करनी होगी तो उनको कैसे लगेगी, महंगी लगेगी, और वहाँ के लोगों को यहाँ की चीज़ें कैसी लगेगी तो क्या वो सस्ती लगेगी। इसीलिए डिवेल्युएबल लोग कंट्री करते थे, लेकिन उसको कंट्रोल में लाना है, डिवेल्युएबल कम से कम हो वो देखना है। वो एक ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। उसके बाद का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो सभ्य देश है, मेंबर कंट्री है, उनकी जो करेंसी है, उनको अगर दूसरे देशों की करेंसी चाहिए तो दूसरे देशों की उनको करेंसी देनी है। और अगर वो दोनों देशों के बीच में जो एक्सचेंज पॉलिसी है, यानी कि भाई इंडिया और यूएसए कुछ चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो भाई इंडिया की जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो या तो फिर उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो, तो उसमें डेफिसिट आ जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म की जो टेम्पररी डेफिसिट है, वो टेम्पररी डेफिसिट को दूर करने के लिए आईएमएफ उस कंट्री को क्या देता है तो क्या भाई जो कंट्री की में उसकी डेफिसिट है, जिस तरह की उसको डेफिसिट है, उसके लिए उसको क्या करता है वो फॉरेन करेंसी दे। उसके बाद का एक ऑब्जेक्टिव है भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो दूसरे देशों की जो करेंसी आती है उस पे जो कंट्री है उसमें जो लिमिटेशन डाले हैं उसको दूर करना है। और जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो उसको अगर वो मल्टी रिटर्न नहीं हो तो उसको मल्टी रिटर्न करना है ना। एक बहुपक्षीय व्यापार ना थતું હોય तो बहुपक्षीय करवो છે અને ચૂકવણી बहुपक्षीय ચૂકવણીઓ થાય તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવી, બરાબર। उसके बाद का एक है कि आंतरराष्ट्रीय समस्याओनी चर्चा विचारणा माटे सगवड पूरी पाड़ीने आंतरराष्ट्रीय सहकार और समृद्धि ऊभी वधारवी। क्या है कि इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है, यानी कि मानो कि अभी कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो कैसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो
क्योंकि वो दो कंट्री के बीच में ही है। मान लीजिए कि चीन और भारत के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे दो कंट्री के बीच में की प्रॉब्लम है, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है IMF कि वह उन दो कंट्री है और दोनों कंट्रियों को एक मंच देता है, उनके बीच में कोई एक पर्सन या तो फिर कोई कंट्री का कोई मेंबर खड़ा करता है, जो वो दोनों के बीच में बातचीत करा के वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें और दो कंट्रियों में एक और पर्सन बढ़े और दोनों देशों का डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद का एक लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हो, उसको हासिल करने में ये गार्डियन बनता है। कौन बनता है? तो क्या IMF, वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो गार्डियन बने, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करें। उसके बाद हम उसका स्कोप देखते हैं। तो ये क्या, इसका पहला ही स्कोप है कि भाई जो IMF है वो शॉर्ट टर्म के फाइनेंसिंग, जो शॉर्ट टर्म की धिराण देती है, शॉर्ट टर्म के लिए वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देती। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन देती है? तो लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक देती है। फिर दूसरा क्या है कि વિવિધ દેશોના વિનિમય દરો વચ્ચે સંવાદિતા સર્જવાની પ્રક્રિયા પૂરી પાડે છે। સંવાદિતા એટલે કે वो दोनों के बीच में एकता, वो दोनों के बीच एक समानता कुछ ऐसे चल जाए कि जिससे वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जिस देश के करेंसी की जरूर है, ठीक है, अगर कोई देश को इंटरनेशनल ट्रेड करना है और कोई देश के करेंसी की जरूर है और जो देश के करेंसी की ज़्यादातर जरूरत पड़ती हो वो करेंसी दूसरे देशों को मिल रहे हैं, उसलिए उसको एक स्टोरेज की तरह एक काम करना है, स्टोर की तरह काम करना है। किसको? उस एक संग्राहक की तरह काम करना है IMF को। उसके बाद जिस देश को शॉर्ट टर्म के टेम्परेरी जो डेफिसिट आई, शॉर्ट टर्म के लिए जो डेफिसिट आई, टेम्परेरी जो है उसको दूर करने के लिए वो देश को जो देश के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत है उसको दे। उसके बाद का एक है कि जो मेंबर कंट्री है उसके जो एक्सचेंज पॉलिसी है उसमें अगर असमतुला चल जाए, अनइक्वालिटी आई, तो उसको दूर करना और उसके जो करेंसी है उसमें फेरफार कर देना, यानी उसमें परिवर्तन लाना और वो जो अनइक्वालिटी है उसको दूर कर देना। फिर इसके बाद एक उसका स्कोप ये है कि ये जो मेंबर कंट्री है उसको अगर किसी सजेशन की, एडवाइस की या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो ये सुविधा है। थैंक यू दोस्तों, आज हमने इस तरह से यहाँ पे IMF के ऑब्जेक्टिव और स्कोप देखे हैं। ओके, बाय।